हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 मैथ है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर की टाइप का मैंने खुद बनाया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, वरना अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप लोग जरूर पछताओगे। तो जल्दी देख लो वरना पछताओगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो पहला नंबर प्रश्न देखो, पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, जैसे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, यहां प्रश्न नंबर फर्स्ट आप लोग ध्यान से देखो, लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आपके पास ऑप्शन ए है p, v है p+1 एंड c है 2p एंड d है 2p+1। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा 2p+1। क्या होगा? 2p+1, याद रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखो, इसे आपको सॉल्व करना होगा। लिखा हुआ है 2x + 3y = 18 एंड कॉमा x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। a है x का मान हमें 3 एंड y का मान 4 एंड v है x = 0, y = 6 एंड c है x = 6, y = 2 एंड d है x = 3 एंड y = 4। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा। यहां आप लोग समीकरण मान लो, जो आपका दोनों दिया हुआ है वो आपको फर्स्ट समीकरण एंड सेकंड समीकरण मान लेना है और आपको x एंड y की वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे यहां आपका लिखा हुआ है 2x + 3y = 18, ठीक है। और दूसरा है x - 2y = 2, ठीक है। अब देखो, ये आप लोग वैसा भी समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड मान सकते हो, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, इसको आप समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है। हमने लिख दिया। अब आप समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 से गुणा कर लोगे तो ये जो 2x और ये भी 2x हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और विलोपन विधि में एक ना एक पद बराबर होना चाहिए, चाहे x का बराबर हो चाहे y का बराबर हो, ठीक है। तो यहां हमें क्या करना है? हमें जो करना है कि समीकरण जो आपका सेकंड है, तो जब आप समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर लोगे तो ये आपका कैसा समीकरण बन जाएगा? यहाँ आपका समीकरण 2 है। जब इसमें 2 से x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस जब 2y में 2 से गुणा होगा तो 4y हो जाएगा, इक्वल टू जब 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ऐसा हमें समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। अब समीकरण ये आपका हो गया 3। क्या हो गया? इसे आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब आपको करना क्या है? जो आपका समीकरण फर्स्ट है या फिर समीकरण 3 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, चाहे आप समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो यहां जो आपका समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट जो आपका है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से या फिर समीकरण थर्ड में से समीकरण किसको, जो आपका फर्स्ट है, को घटाने पर जब इसको घटाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? जैसे आप लोग पहले लिख लो, कोई भी समीकरण लिख सकते हो। यहां आप पहले 3 वाला लिख लो, 2x - 4y = 4। फिर आप लोग फर्स्ट लिख लो 2x + 3y = 18। अब इसको आपको घटाने पर क्या होता है ना, इसका जो साइन है वो बदल जाता है। ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहां से आपका ये कट हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? जब माइनस माइनस है तो ये -7y हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा। और यहां जब आपका 18 में से आपका 4 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा? -14, क्योंकि ये आपका माइनस है। और माइनस क्यों? क्योंकि माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि जो बड़ा वाला चिन्ह है वही लिया जाता है। ये 18 बड़ा है और y बराबर हमारा हो जाएगा -14 बटे -7 इक्वल टू हमें y = 2 प्राप्त होगा। y की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगा। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, आपको x का भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। y का मान कहां रखने पर? जो आपका समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में आप रख दो किसका वैल्यू?
जो आपको y की वैल्यू मिली है, और समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x + 3y = 18। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, देख सकते हो। ठीक है, अब यहां अगर आप वैल्यू रख दोगे तो फिर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। यहां देखो, आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ 2x, ठीक है, +3 × 2 = 18। यहां से 2x एंड बराबर 18 और ये गुणा होगा तो ये -6 इधर आ जाएगा, प्लस था इधर आएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर ये आपका घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में जब आप 2 से भाग दोगे, जो ये 2 है, तो फिर x की वैल्यू आपको कितना प्राप्त होगा 6। बस, तो x की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुआ, y की वैल्यू 2। तो अब आप लोग देख सकते हो, जो आपका सही हो उसे मार दो। ये देखो हमें क्या मिला है, x की वैल्यू हमें मिला है 6 एंड y की वैल्यू 2। x की वैल्यू हमें मिला है 6 एंड y की वैल्यू 2। तो फिर ये आपका बिल्कुल सही है। वैसे आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भाई आपको लगाना चाहिए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आप लोग टिक लगाओ, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू हमें 6 मिला है, y की वैल्यू 2, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां आपको लिखा हुआ है, यदि 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास A ऑप्शन है +-4, B है +-3, C है +-2 एंड D है +-1। इसको आप लोग कैसे लगाना है, देखो आप लोग सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसे लिख लो। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 1/x² - 2 = 1/7। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो x² - 2 = 7 एंड x² बराबर 7, और इधर प्लस माइनस में 2 है, इधर जाएगा +2 हो जाएगा, और x² = 9 और x बराबर √9 एंड x बराबर हमारा हो जाएगा +-3, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है इसीलिए प्लस माइनस लगाया जाएगा। तो यहां जो हमारा +-3 आया है वही सही है, ठीक है। तो यहां हमारा +-3। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है उसे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान से देखो क्या कह रहा है। लिखा क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये भुजाओं का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात होगा। देखो यहां आपको 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दी हुई हैं, यानी कि हमें भुजाएं दी हुई हैं, और अगर समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी हो तो हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ओके। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 2 एंड 2 आपका अनुपात 3 एंड आपका V है 3:2 एंड C है 4:9 एंड D है 9:4। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से लगाओगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा सूत्र, कि जो आपका समरूप त्रिभुज होते हैं, ये आपका समरूप है, सीधा लिखा हुआ है 2 समरूप त्रिभुज। तो जो समरूप त्रिभुजों, 2 त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल में अनुपात, ठीक है, जो अनुपात होता है। अब आपको इसको याद करना है, अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, संगत भुजाएं दी हुई है ना, तो संगत भुजाएं जो दी हुई है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, आपको संगत भुजा जो दी हुई है उनके वर्ग का अनुपात लगा देना है, आपको पता चल जाएगा। उनका वर्ग कर लो और उसी का अनुपात जो होगा वो होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। कैसे, जैसे आपका ये क्या दिया हुआ है, जैसे आपका दिया हुआ है 2:3, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि ये अनुपात जो होते हैं बट्टे में होता है, इसका आपको वर्ग करना है, क्योंकि हमारे लिखा है वर्ग। जैसे ही आप वर्ग करोगे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 4:9। 4:9 आपका सही हो जाएगा। जहां भी ऑप्शन हो 4:9 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और काफी आसान है, कुछ है नहीं, हार्ड है नहीं क्वेश्चन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर लगाओगे तो फिर आप बहुत जल्दी लगा लोगे।
यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु आपका P जो है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। जो आपका ये P है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है, आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। और आप याद रखना मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। और हमारे पास है A 8, आपका ऑप्शन A है 8 एंड आपका V है 2√7 एंड C है आपका 10 एंड D है 6। देखो बहुत आसान है, कैसे आप इसे लगाओगे। सबसे पहले आपको दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए, हमें दूरी ज्ञात करना है ना। यहां देखो दूरी, तो आपको D यानी कि डिस्टेंस, आपको दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए। जो हमारा D है वो होगा x1 माइनस x2 का वर्ग, ओके, एंड प्लस आपको करना है y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ये देखो बहुत आसान है, इतना आपको दूरी का फार्मूला। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है। आपको जो बिंदु दी हुई हैं, बिंदुओं कौन कौन सा दिया हुआ है, हमें एक दिया हुआ है P, यानी कि हमें दिया हुआ है -6,8 और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तथा मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। के बीच की दूरी, ओके। तो आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहां देखो बराबर, अब यहां जो हमारा x1 होगा ना, x1 वो कितना है जल्दी से बताओ। ये हमारा x1 है, आगे के दोनों में जो होते हैं वो x1 होते हैं, पीछे के जो दोनों होते हैं वो y1 होते हैं, y2। ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। तो अब आप लोग बताओ फटाफट, x1 कितना है -6 है, ठीक है, एंड x2 हमारा कितना है -0 का वर्ग, प्लस y1 हमारा कितना है जल्दी से बताओ 8 है, और ये 0 x2 y2, ठीक है। तो ये आप लोग कैसे लगाओगे, देखो आप लोगों को यहां -6 का वर्ग कर लो प्लस 8 का वर्ग कर लो, तो यहां आपका हो जाएगा 36 प्लस 8 टाइम 64, इसका आपको रूट करना है। इधर हो जाएगा आपका दोनों को काउंट करके 100, और 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है, और इकाई लिख सकते हो वैसे दूरी में। तो ये हो गया आपका 10 इकाई, आपका बिल्कुल सही है। जहां भी 10 इकाई हो आप लोग सही टिक मार दो। ये तो ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को लगाओ, रिवीजन करो। जितना आप लगाओगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा वो क्वेश्चंस आपसे लगता जाएगा, और फिर आप लोग उस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफी आसानी से लगा भी सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसको आप समझो। पहले इसीलिए कहा जाता है कि पेपर जो दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ो, उस क्वेश्चन को समझो, फिर आप लगाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपको पेपर दे दिया गया फिर उसमें आप सीधा लिखना चालू कर दो, आपको नहीं आ रहा है फिर गोदना चालू कर दो, कटपीट काटना चालू कर दो। नहीं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप पहले पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो। जितना अच्छे से समझ जाओगे उतना अच्छा आपका क्वेश्चन लगेगा, उतनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग भी होगी, ठीक है। अगला देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखना कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर ये बराबर है। यहां आपके पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन डी है, सी है 8, ऑप्शन आपका डी है 0। तो अब आप लोग इसे कैसे ज्ञात करोगे। देखो है तो बहुत आसान, लेकिन लग रहा होगा कि हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ये, एंड हमारा लिखा हुआ है -9 tan स्क्वायर ये। यहां से कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहां से आप कॉमन ले सकते हो 9, क्योंकि दोनों में है। जो चीजें दोनों में होती है ना उसको कॉमन लिया जा सकता है। tan स्क्वायर ये, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना, यहां जो sec स्क्वायर ये है इसका आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जो आपका sec स्क्वायर ये है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ये, याद रखना। हम इस sec स्क्वायर ये को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ये। तो हम यहां लिखेंगे जो आपका यहां sec स्क्वायर ये है, हम यहां लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां आपको माइनस tan स्क्वायर ये। देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से लगाना है। अब यहां आपको एक बात दिख रहा होगा, यहां आपका जो tan स्क्वायर ये प्लस माइनस में है, कट गया। अब आपका बचा यहां बराबर 9 इंटू 1, ठीक है, 1 क्योंकि यही 1 बचा है, और यहां आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। काफी आसान था ना। तो आसान है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग पहले ध्यान से समझा करो, फिर आप लोग लगाया करो। तो ये हमारा 9 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है। अगला देखो यहां क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना है? 72 सेंटीमीटर है, इसका व्यास होगा। देखो व्यास ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप डायरेक्ट व्यास पर मत जाओ, क्योंकि अगर आपको 4 सीढ़ी चढ़ना है तो पहले आप पहला सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे। पहले आपको त्रिज्या पता होगा तभी आप व्यास ज्ञात कर पाओगे, क्योंकि जो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो पहले आप कोशिश करो कि त्रिज्या ज्ञात करें। तो पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमें दिया गया एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप। तो आपको परिमाप पहले लिखना है और अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। तो यहां आप लोग सबसे पहले हमें दिया है देखो आप लोग ध्यान से समझना, मैं रेड से लिख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। चांद का परिमाप कितना दिया हुआ है? 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर है। अब आपको अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अर्धवृत्ताकार चांद का जो परिमाप होता है वो πr + 2r होता है, ये फार्मूला, और बराबर हमें 72 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, r देखो दोनों में है, तो यहां से मैं और कॉमन ले लिया, यहाँ पाई बचा एंड यहाँ +2 बचा और यहाँ आपका 72 बचा। यहां मैं क्या करूंगा, यहाँ 22/7 में इसका मान रख दूंगा, +2 हो जाएगा बराबर 72 हो जाएगा, सॉरी 72 27 नहीं। यहाँ r बराबर, देखो ध्यान से समझना, यहां मैं देखो 72 है, 72 ये आपका नीचे है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा। देखो यहाँ 72 में आप 7 से गुणा कर दो, ठीक है। याद आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इस चीज को ऊपर लिख दो। और एक बात याद रखना, आप इसे 22 + 2 नीचे मत लिखना, मैं इसको सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है 22/7 + 2, ये लिखा हुआ है ना, ये वाला। अब आप इसको सॉल्व कर लो, प्लस इसको नीचे हल लेके 22 एकम 22 + 7 दूनी 14/7, ठीक है। इसको अगर आप जोड़ोगे तो 4 2 6 3 और यहाँ 7, ठीक है। तो ये 36/7 हमें लिख सकते हैं, इसको हम 36/7 लिख सकते हैं। जो आपका 22 + 2/7 है, इसको हम 36/7 लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को हम यहाँ नीचे 36 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 36/7 है समझो, तो 36 आपका नीचे चला आएगा, ये 36 दूना 72, तो यहाँ r की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अगर हमें r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर मिल गया तो अब आप लोग व्यास तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो व्यास हमारा क्या होगा? व्यास होगा 2r, यानी कि 2 × r यानी कि 2 × 14, यानी कि आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें व्यास जो मिला वो 28 सेंटीमीटर, और आपका जो 28 सेंटीमीटर है ये बिल्कुल सही है। तो ये अगर आप 7 क्वेश्चन लगा लेते हो ऑब्जेक्टिव में, तो यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज। देखो त्रिभुज कैसा है? समकोण है, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो उसके आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। और यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो, यदि जो उसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण तो ऑलरेडी दे दिया है, अब आपको आधार और ऊंचाई यानी कि लंब ज्ञात करना है। तो अब आप इसे कैसे ज्ञात करोगे? बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, आप लोग मान लो, क्या मानोगे? माना ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण, माना जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की आधार को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आधार में मान लेता हूं x सेंटीमीटर है। मैंने आधार को क्यों माना, आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, चलो मैं आपको बताता हूं।
तो यहां आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आधार को x क्यों माने। देखो ध्यान से समझना, यहां लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां जो इसका आधार है इससे 7 सेंटीमीटर कम है क्या, इसका लंब यानी कि ऊंचाई। तो अगर हमें आधार पता चल जाए तो आधार में से मैं 7 सेंटीमीटर घटा दूंगा तो फिर हमें ऊंचाई या फिर लंब भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आधार को माना है। अब यहां आप लोग लिख सकते हो जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह सकते हो, कि ऊंचाई भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई। और या फिर इसी को आप लंब कह सकते हो, ऊंचाई या लंब भुजा, लंब भुजा, ये दोनों आप कह सकते हो। अब ये जो है ना ये इक्वल है किसके, देखो ध्यान से समझना, यहां आपका लिखा हुआ है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसका जो आधार है वो कितना है, x है। तो x में से हम 7 कम कर लेंगे और इतना ही हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, जो हमारा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या फिर लंब। ठीक है, समझ में आया इतना। अब एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का। तब जो हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पता होगा, ठीक है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है, यानी कि दोनों अन्य जो भुजाओं के वर्ग के योग का। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो लंब है, जैसे लंब का वर्ग कर लो प्लस आप आधार का वर्ग कर लो, ये बराबर होगा कर्ण के वर्ग के, यानी कि कर्ण का वर्ग। ठीक है, बस देखो कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहां आपको लंब कितना है, लंब ये है आपका। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां लंब हमारा कितना है, x - 7 का वर्ग आप कर लो, प्लस फिर यहां हमारा आधार कितना है, मैंने x माना है आधार को, तो आधार का वर्ग कर लो, बराबर कर्ण तो ऑलरेडी दिया है, ये 13 सेंटीमीटर हमारा कर्ण है, तो 13 का आप वर्ग कर लो, 13 का वर्ग कर लो, जहां आपको पता है कि दिया है कर्ण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, आपको इतना पता होना चाहिए। फिर आप इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो यहां x का वर्ग करोगे, x² माइनस ये आपका हो जाएगा 2ab, यानी कि 2x और 7 दूनी 14, यानी कि -14x हो जाएगा। और फिर आप 7 का वर्ग करोगे तो प्लस में आपका हो जाएगा 49, फिर यहाँ प्लस x² है और यहाँ हमारा 169 हो जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से x² और x² दोनों जुड़कर 2x² हो जाएगा। ठीक है, और यहां जो हमारा है ये -14 है ही, -14x। ठीक है, और यहां आप देखो यहां हमारा +49 है इधर, और इसे मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में 169 और बराबर 0 कर देते हैं, कुछ नहीं बचा ना, मैंने इसको 169 को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो यहां हमारा हो जाएगा 2x² - 14x। और यहां जब आप इसमें से इतना घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो यहां से 9 में से, देखो यहां आपका माइनस हो जाएगा कि ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लिया जाएगा, 9 में से 9 गई 0, एंड यहां आपका 6 में से 4 गए 2 एंड 1, यानी कि 120 हो जाएगा, बराबर 0। अब एक बात आप देख सकते हो, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं सभी में, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x² माइनस हमारा 14, यानी कि 14 में जब 2 से भाग दोगे 7x, और यहाँ बचेगा -60 बराबर 0। अब ये दो जब 0 से गुणा हो जाएगा तो ये केवल आपका एक समीकरण बचेगा, x² - 7x और -60 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण मिल चुका है। और यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपका देखो बीच में 7x है और इधर 60 है, तो यहाँ अगर जोड़ो या फिर घटाओ तो 7x आना चाहिए, गुणा करने पर 60 होना चाहिए, अर्थात यहाँ जो हमारा फैक्टर बनेगा वो x² -
अब यहाँ आप क्या बना सकते हो, 12 पंचे 60, तो 12 में से आप 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, और गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा। x माइनस 60 बराबर 0। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 12x हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस 5x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 60 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो x को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, माइनस 12 बचा, और यहाँ प्लस में 5 को कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 12 बचा बराबर 0। एक ब्रैकेट में आप इन दोनों को कर लो, यानी कि x प्लस 5, और एक ब्रैकेट में आपका रहेगा x माइनस 12। अब आपको ये पता होगा कि बराबर 0 है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ आप एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखो, तो यहाँ हमें मिलेगा x बराबर माइनस 5, ठीक है। और दूसरी बार आप x माइनस 12 बराबर 0 रखोगे तो हमें मिलेगा x बराबर 12। अब यहाँ आपको दो मान मिला, एक तो हमें x का मान ऋणात्मक मिला, एक धनात्मक मिला। देखो 12 हमारा धनात्मक है और ये माइनस 5 है, ये माइनस 5 मिला है, यानी कि ऋणात्मक है। परंतु भुजा x का जो ऋणात्मक मान स्वीकार नहीं हो सकता, जिससे हमारा ये जो माइनस का मान है ये अमान्य है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भुजा होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो x का मान हमारा धनात्मक ही माना जाएगा। तो यहां से आपको एक जो हमें x की वैल्यू मिली वो कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी थी, एक तो हमें आधार ज्ञात करना था, आधार हमारा x माना था, तो x की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। देखो ये -5 वाला अमान्य है, माइनस में है, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि x बराबर हमें कितना मिला 12। और ये हमें जो माइनस वाला है ये अमान्य है, ये स्वीकार नहीं होगा क्योंकि भुजा ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ हमारा अब लंब आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो लंब आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, यहाँ x में से 7 घटा लो, आपको दूसरी भुजा भी मिल जाएगी, और हमें अन्य दो भुजाएं ही ज्ञात करनी थी, अन्य दो भुजाएं। तो यहाँ अगर आपको लंब ज्ञात करना है, तो लंब अगर आपको ज्ञात करना है तो x माइनस कितना करना है 7, तो x यानी कि 12 माइनस 7, ठीक है। 12 में से जब आप 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें एक भुजा मिला 5 सेंटीमीटर और एक मिला हमें 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूं ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो जाए कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं सवाल में, त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हमारा कितना मिला, एक तो मिला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अन्य दो भुजाएं हमें बराबर मिला 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 12 सेंटीमीटर। ये हमें दोनों मिली हैं त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, एक 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर। एक हमें लंब मिला है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और एक हमें आधार मिला है जो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आया। और हमें एक तो ऑलरेडी पता था 13 सेंटीमीटर कर्ण, तो आधार, लंब एंड कर्ण सारी चीजें ज्ञात हो गया। तो ये था एक हमारा आसान सा क्वेश्चन जो कि काफी इजी था, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ध्यान से समझना, एनसीईआरटी का त्रिभुज का आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ABC की भुजा जो है 2a है, ठीक है, 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, यहां जो त्रिभुज ABC है समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा। इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर होंगे, यानी कि तीनों आपका 2a होंगे। अब मैं आपको एक फिगर के साथ समझाता हूं, लाइक इज आप लोग फिगर समझना, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आप एक त्रिभुज खींच लो, ठीक है। तो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, काफी आसान है। आप स्केल की सहायता से एक लाइन यहां खींचो, एक लाइन आप लोग इधर खींचो, यानी कि 3 भुजाओं से घिरा होना चाहिए, और एक लाइन इधर, ठीक है। तो और आपको बीच में एक शीर्ष लंब देना है, ये शीर्ष लंब, क्यों, क्योंकि हमें इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो यहां शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सारे आपको पता है कि यहां जो आपको मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे ये A है, ये V है, ये C है, ठीक है। और इन सारे की जो मतलब दूरी है वो 2a है, यानी कि 2a, सारी भुजाओं की लंबाई 2a है। यहां
2a है। ठीक है, अब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2a है। ओके, अब यहां मैं एक बात लिख देता हूं, यहां जो हमारा त्रिभुज ABC है क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, या फिर आप लोग यहां लिख दो कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात जो त्रिभुज की भुजा होगा, ध्यान से समझना, मैं सारी चीजें लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। त्रिभुज की भुजा, अब इसमें 3 भुजाएं हैं, यानी कि यहां जो हमारा होगा AV, सबसे पहले मैंने AV भुजा लिया, वो बराबर होगा A भुजा और V भुजा, ये बराबर है 2a के। ठीक है, और यहां अब फिर कॉमा लगाओ, यहां हमारा जो VC भुजा है, VC यानी कि V एंड C आधार, ये भी हमारा 2a के बराबर है। अब एक और है CA, ये जो C एंड A, CA ये भी हमारा बराबर है 2a के। सारी भुजाएं 2a 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 हैं। ठीक है, अब देखो जो त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष जो है A से VC पर लंब AD खींचा गया है, देख सकते हो AD, यहां D नाम दे देना यहां। ठीक है, AD एक लंब है, VC पर AD एक लंब है। ठीक है, अब यहां मैं एक चीज समझा देता हूं, यहां आप लोग लिख लेना नीचे। ठीक है, कि जो आप लोगों का त्रिभुज है, त्रिभुज जो हमारा है, त्रिभुज के शीर्ष A, यानी कि ये त्रिभुज के शीर्ष A है, ये शीर्ष है। ठीक है, सिरा है A से जो ये VC है, जो ये V है एंड C है, VC पर क्या बनाया गया है, क्या ड्रॉप किया गया है, लंब A एंड D, यानी कि AD खींचा गया है, खींचा गया है। अगर AD खींचा गया है तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि VD जो है, VD ये जो V है एंड D ये बराबर किसके होगा, ठीक है, तो ये बराबर है हाफ आपका V एंड C के, यानी कि V एंड C के। देखो यहां हमारा VD है, सॉरी हमारा VD है। ठीक है, VD है, VD जो होगा ये बराबर होगा हाफ VC के क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा VC है और ये हाफ में D बिंदु है, तो ये जो हमारा होगा ये पूरा 1 है। अगर इतना ही पूछा जाए तो हाफ होगा BC के, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम केवल VD पूछें, ये V एंड D, इतना ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, VD, तो VD की अगर आपसे लंबाई पूछा जाए तो आप कितना बताओगे, अभी आप समझ जाओगे 1/2 है, 1/2, और VC यानी कि पूरा VC हमारा भुजा कितना है, 2a है। ठीक है, 2a है ना, हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यानी कि जो हमारा VD होगा वो a के बराबर होगा। यानी कि यहां अगर केवल VD की यानी कि हाफ, यानी कि पूरा 2a है तो आधा कितना होगा, a के बराबर, तो ये हमारा a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आपको एक चीज पता चला होगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला, यानी कि तब एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये देखो, इसे हमें ज्ञात करना है, लंब को ज्ञात करना है, आधार हमारा ये है A है और ये जो हमारा कर्ण है 2a है। ध्यान से समझना, भी आपको पता चल जाएगा। तब जो हमारा है समकोण त्रिभुज AVD में, अब भाई समकोण त्रिभुज हमें क्या मिला, A है, V है, D है, ये 3 भुजाएं आपका मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। अब यहां हमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान से समझना, हमें AD ज्ञात करना है, जो ये लंब है इसे ज्ञात करना है। तो AD का वर्ग होगा, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी कि लंब जो है, लंब का वर्ग जो होगा वो होगा कर्ण का वर्ग, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। ध्यान से समझना, मैं ऐसे बता देता हूं, यहां आप प्लस लगा लो, यहां हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो हमारा आधार है VD यानी कि VD का वर्ग। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण AV का वर्ग, कर्ण AV का वर्ग। एक बात याद रखना, जो हमारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग वो बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ठीक है,
इतना तो आपको पता होगा, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाया गया है। अब एडी आपको ज्ञात है, एडी हमारा कितना है नहीं पता ना, एडी ये नहीं पता, इसे हमें ज्ञात करना है। और हमें और तो पता है ना, वीडी हमारा ए है, तो यहां हमें एडी ज्ञात करना है, एडी का वर्ग ज्ञात करना है, प्लस हमारा वीडी का है ए स्क्वायर बराबर हमारा इसका है 2a, और 2a का भी हो जाएगा वर्ग। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां हमारा एडी है, एडी का वर्ग, ठीक है। और यहां अब आप लोग देखो ध्यान से, ये हमारा 2 2 9 4a का वर्ग हो जाएगा, और यहां प्लस में है a स्क्वायर, तो इधर आएगा माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां अगर एडी का वर्ग पूछा जाए तो वो बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। अब यहाँ एडी जो होगा, एडी ये बराबर होगा, यहां आप लोग अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो, ठीक है, या फिर अंडर रूट, देखो जब अंडर रूट लगाओगे और ये हमारा a का वर्ग है, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये a हमारा है तो a को आगे लिख लो, ठीक है, और यहां हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी जो हो जाएगी ना मान आ जाएगा इसका। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो ध्यान से मैं आपको समझा देता हूं। a का अगर आप वर्ग देखो, a स्क्वायर का वर्ग करोगे तो अंडर रूट तो a हो जाएगा, तो अगर आप इसका अंडर रूट करोगे a स्क्वायर का तो a हो गया, ये देखो, और अगर आप अंडर रूट 3 तो 3 ही रहेगा, तो ये अंडर रूट 3, तो यही हमारी वैल्यू आ जाएगी। अतः जो त्रिभुज समबाहु है और दो अन्य जो शीर्ष लंबों की लंबाई जो है, दो अन्य जो शीर्ष लंब की लंबाई है वो इतना होगा, ये शीर्ष लंब की लंबाई इतना होगा, बस। तो ये है त्रिभुज का। देखो क्वेश्चन काफी हार्ड होता है, इजी नहीं होता, त्रिभुज का क्वेश्चन काफी हार्ड होता है, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तभी समझ पाओगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो। एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार जो है, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की लंबाई या फिर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको भवन की ऊंचाई यानी कि h ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको, देखो आप लोग इस पर ध्यान मत देना, अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो मैंने थ्योरी लिखा है। सबसे पहले आप देखो, एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि भवन के पाद बिंदु से जो शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो। सबसे पहले आपको एक ऐसे मीनार, देखो मैं आपको वैसे समझाता हूं ना, कोई स्केल की सहायता से आप लोग बोर्ड परीक्षा में खींचना, वैसे लाइन तो बिल्कुल सीधा है। ये हमारा है 50 मीटर, कितना है? 50 मीटर, और 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और इसी के सामने आप लोग एक भवन बना लो, छोटा सा, ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। ये अब देखो, आप नीचे से तो मिला ही लो, क्योंकि भाई धरती है, नीचे धरातल है, ये ओके। इतना आपको समझ में आया, अभी आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से समझना, यहां क्वेश्चन में कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु का मतलब है नीचे, और मीनार के पाद बिंदु से भवन की शिखर, यहां देखो भवन का शिखर, ये भवन का शिखर है ना, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। चलो मैंने लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। अगला समझो, अगला जो हमारा प्रोसेस है वो क्या कह रहा है, फिर क्या आ रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद बिंदु से, यहां से और इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से, ठीक है, यानी कि यहां से हमें इसको मिलाना होगा यहां, ठीक है, यहां तक। तो फिर इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। तो इसको भी हम लोग मिला लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। ये इसका जो उन्नयन कोण है ये आपका 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यहां आपको दो कोण मिल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब आप लोग जो भवन है ये, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर भवन की ऊंचाई, अब देखो मैं यहां एक नाम दे देता हूं, जो भवन है इसका नाम AV, यानी कि जो हमारा मीनार है इसका नाम AV दे देता हूं, और इसका नाम मैं DC या फिर CD दे देता हूं, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, चारों आपका हो गया। अब देखो
मैं ये जो भवन की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो इसको मैं x मीटर मान लेता हूं, यानी कि अगर हम x की वैल्यू ज्ञात कर लें तो फिर हमें पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 50 मीटर है ही, तो अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप यहां देखो लिखना है माना आप लोग देखो एवी जो है एक मीनार है, एवी एक मीनार है, देख सकते हो ए एंड वी क्या है, एक मीनार है, और जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर है, और मीनार के पाद बिंदु से वी से एक भवन सीडी की चोटी डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप लोग देख सकते हो जो डी है यहां डी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, देख सकते हो 30 डिग्री। ठीक है, जबकि भवन के आधार बिंदु से सी से जो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, या देखो या मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और मीनार के आधार वी से भवन के आधार सी की दूरी वीसी है, देख सकते हो इनके बीच की दूरी वीसी है। अब मैंने क्या कहा है कि मान लो कि माना भवन की ऊंचाई x है, x मीटर मान लो, माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, भवन की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, अब आपको यहां दो त्रिभुज मिल रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से, सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी देख लो, यहां एवीसी। दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज मिलेगा, दूसरा वीडीसी, क्योंकि भाई ये देख सकते हो ना दोनों पर कोण है, दो कोण हो तो दो त्रिभुज, यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि दो त्रिभुज मिलेगा। अब आप लोग लिखो कि समकोण त्रिभुज एवीसी में हमें एवीसी मिला है ना, एवीसी यानी कि एवीसी यहां हमारा लंब पता है, लंब तो पता ही है। ठीक है, और हमें वीसी आधार हम ज्ञात कर लेंगे, अभी आपको वीसी मिल जाएगा। तो यानी कि लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का, यानी कि tan, और कोण हमारा क्या है, कोण हमारा देख सकते हो इसका सी है ये। ठीक है, तो tan सी जो होगा वो हमारा होगा एवी, यानी कि एवी बटे वीसी, सारी की वैल्यू रख दो, यानी कि tan ये हो जाएगा 60 डिग्री है, और एवी की लंबाई 50 है, और वीसी की हमें पता नहीं है, और इसका जो होता है √3 होता है मान tan 60 डिग्री का, इतना याद होना चाहिए। और वीसी हमारा मिल जाएगा, वीसी बराबर 50 बटे √3 मीटर। ये हो गया हमारा, पहले वीसी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब पुनः आप लोग करो, दूसरा हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, पुनः समकोण त्रिभुज बीसीडी में। अब यहां हमें एक और त्रिभुज मिला VCD। अब VCD मिला तो यहां भी आप tan लगाओ, tan और कोण कहां है, C पर, तो tan C। ठीक है, देखो हाँ नहीं इसका कोण ये है भाई, V है, V वो बराबर होगा CD, यानी कि यहां हमारा C एंड D। अभी आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगा यहां से, CD और बटे में हमारा VC, और यहां हमारा कोण कितना है, tan 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री रख दो, और यहां CD आपका कितना है, CD x है, और VC की वैल्यू आप यहां देख सकते हो, VC की वैल्यू है 50 बटे √3, 50 बटे √3। अब देखो यहां ध्यान से समझना, इसका जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/√3 होता है, और यहां से हमारा x बटे 50 √3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें यहां से x की वैल्यू ज्ञात करना है, ध्यान से समझना। आपका यहां जो x बराबर हो जाएगा, x आपका इधर चला आएगा और ये इधर, और ये हमारा हो जाएगा ना 50 ऊपर चला आएगा, ये जो 50 है ध्यान से समझना, अभी आपको ट्रिक के द्वारा मैं समझा दूंगा। 50 √3 जो है ये ऊपर चला आएगा, और ये जो √3 है ना ये 1/√3 ही रहेगा, ये आपका 1/√3 ही रहेगा, यहाँ √3 और √3 दोनों नीचे होगा। ठीक है, अब यहां हमारा x की वैल्यू जो आएगा 50 बटे और √3 का गुणा होगा,
तो हो जाएगा 50/3। यही हमारा हो जाएगा भैया भवन की ऊंचाई। और अगर आप मतलब भाग देकर करोगे तो यानी कि आप x की वैल्यू लिख सकते हो 16 सही 2/3, यानी कि देखो 16 × 48 2 50। सो ये भी आप लिख सकते हो 16 सही 2/3। मीटर में है बच्चा पार्टी, मीटर में, मीटर, ठीक है मीटर। तो यही हमारी भवन की ऊंचाई हो जाएगी। अब बच्चे सोचते हैं कि ये सर ने कैसे लिख दिया, तो ये मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे आप लोग 50 में 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3 और यहाँ 2 बचेगा, 3 छक 18। तो यहाँ जो हमारा ये होता है ना, इसको आपको आगे लिखना है। और हमारा जो 2 है यानी कि जो हमें शेष मिला, यहाँ आपको ऊपर लिखना है अंश में। जिससे भाग दे रहे हैं ना, ये आपको हर में लिखना है। तो ये है हमारा मैथ का क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर